हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मैंने ये चैनल जो है अखंड गरीब के नाम से बनाया हुआ है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में हम इसमें विषय पे बात करने वाले हैं कि आदमी क्यों गरीब होता जा रहा है, क्या कारण है, लोग परेशान से परेशान होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो आदमी को किस तरह से ग्रोथ करने में सक्षम नहीं कर पा रही हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। समस्याएं कहाँ आ रही हैं? 18वीं लोकसभा के अभी डेट भी पड़ चुके हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में, ज़िले में अभी नए नए छोटवैया नेता आएंगे जिनको दुई का पहाड़ा नहीं मालूम, भारत का संविधान उसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं मालूम, प्रस्तावना नहीं मालूम, मूल अधिकार नहीं मालूम, मूल कर्तव्य नहीं मालूम है। और तो और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भी उनको अंतर नहीं समझ में आता है। देश की ये संस्थाएं कहाँ, कब और कैसे विकसित हुई हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं है। हमें आपको इन सब लोगों को नेता बनने से रोकना होगा। अगर हम लोग आप और मैं नहीं रोक पाता हूँ तो कम से कम इस बात का तो हमें अधिकार है कि हम ऐसे लोकल नेताओं का चुनाव करें ही नहीं जो देश की भविष्य और हमारे भविष्य के ऊपर एक लंबा प्रश्न चिन्ह लगा दें। क्या आवश्यकता है ऐसे लोगों की जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, जो सदन में पहुंच के संविधान संशोधन का हिस्सा बनेंगे, उन्हें संविधान के बारे में कुछ नहीं मालूम, जो विधानसभा में नेता बन के हमारी तरफ से जाएंगे, उन्हें हमारे जीवन शैली, हमारी भाषा, हमारे प्रेम व्यवहार और तो और हमारी सभ्यता और संस्कृति तक का आता पता नहीं है। ऐसे लोगों को नेता बनने से हमारे समाज का कोई फायदा नहीं है। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और करके निकल जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद ना ही हम उन्हें पहचानते हैं और ना ही वो हमें पहचानते हैं। अब तो चुनाव आ ही गया है। बड़े से बड़े दिग्गज नेता, बड़ी से बड़ी बातें, वो सारी की सारी हमारे आपके बीच में आएंगी। लेकिन हमें प्रश्न पूछना है उनसे इस बार, ये पूछना है कि क्या आपको देश के संविधान के बारे में कुछ मालूम है? मालूम है तो बताइए। क्या देश की प्रस्तावना जिसमें भारत के पूरे संविधान का लक्षण और उसकी प्रकृति तथा उसके लक्ष्य की बात होती है, क्या वो आपको मालूम है? अगर ये प्रस्तावना नहीं मालूम है तो आप नेता बन के देश की उन्नति कैसे करोगे? आप अपना लक्ष्य किस बात पर रखते हो? आप समाज में क्या चाहते हो, क्या बदलाव लाना चाहते हो? कुछ तो विजन होगा, विचार होगा कि हमें इस रास्ते पर लेके जाना है देश को, समाज को, जिले को। लेकिन कुछ भी उनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो चाहते क्या हैं, क्या बात करना चाहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। बस उनको केवल चुनाव जीतना है, चुनाव जीत के अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है, आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करनी। लेकिन इस बार हमें जागरूक होना होगा। हम चाहते हैं कि इस बार हमारा नेता वो बने जो योग्य हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके। क्यों हमें ऐसा नेता चाहिए? अगर वो डॉक्टर होगा तो शायद है कि हमारे क्षेत्र की जो चिकित्सा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन पे अपना विचार, अपना निगाह रखेगा। शिक्षा से संबंधित होगा तो शिक्षा की तरफ ध्यान देगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भारत देश में अपराधियों को भी चुनाव में सम्मिलित होने का भरपूर मौका मिलता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें टिकट देती भी हैं। अब इस पे आपको भी तो कुछ सोचना होगा। क्या हम केवल पार्टियों की कठपुतली बन के रह गए हैं? पार्टियां जिसे टिकट देंगी वही जीतेगा चुनाव, जिसे टिकट नहीं देंगी कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता, कोई ईमानदार व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, कोई गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, गरीबों की बात करने वाला कोई व्यक्ति सदन में नहीं जा सकता। क्या यही बचा है इस देश में? हमें बात करनी है आपसे
इस मुद्दे पर मेरे साथ आप कसम खाइए इस बात को लेके कि इस बार के चुनाव में हम नेता, नियत और नीति तीनों देखेंगे। बिना तीनों देखे हम वोट नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो नोटा पे करेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को नहीं जो अनपढ़ है, जो क्रिमिनल है, जो चोर है, जिसकी छवि खराब है, जो केवल जातिगत बातें करता हो, धर्म की बातें करता हो। जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं की। हमें देश को फ्रंट पे रखना है, लोगों को फ्रंट पे नहीं रखना, पार्टियों को फ्रंट पे नहीं रखना, देश को फ्रंट पे रखना है। और देश ही अगर नहीं रहेगा तो ना मैं रहूँगा, ना आप रहोगे, ना सरकारें रहेंगी, ना पार्टियां रहेंगी, ना संवैधानिक संस्थाएं। आप विचार कीजिए कि किसे वोट देना है। सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन एक बार देश बिगड़ा तो फिर बनने में पता नहीं कितने समय लगेंगे। मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए। मैं तो क्रिमिनल को वोट नहीं दूंगा, वो किसी भी पार्टी का हो, जो शैक्षिक पार्टी से आएगा, जो शिक्षा में अच्छा प्रभाव डालता हो, जो चिकित्सा में अच्छा प्रभाव डालता हो। केवल पॉलिटिशियन होना ही बड़ी बात नहीं है, सामाजिक जीवन में उसका स्तर किस तरह से है। जब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राजनीति में आते हैं, एस जयशंकर जैसे लोग राजनीति में आते हैं, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग राजनीति में आते हैं, उसका प्रभाव समाज पर व्यापक पड़ता है। ऐसे लोगों की जरूरत है देश को, हमें, आपको, हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को। लेकिन कुछ नेता केवल पार्टी तक ही सीमित रह जाते हैं, केवल जाति तक ही सीमित रह जाते हैं, केवल क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो केवल अपने क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं और पूरे देश का विकास रोक के रख देते हैं। केवल अपनी राजनीति को सेंकने के चक्कर में देश का बंटाधार करना ये उचित है। और यदि नहीं उचित है तो हमें इन नेताओं को असली चीज़ें दिखाना पड़ेगा कि हम 5 साल में एक दिन मौका पाते हैं आपको अपनी ताकत दिखाने का, और उस एक दिन में आपको और आपकी सत्ता दोनों को उखाड़ के फेंका जा सकता है, जो लोगों की काम में बाधक बनते हैं। आपको नहीं लगता कि ये लोग देश के कैंसर हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो संविधान के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, उन्हें देश की राजनीति में किस तरह से शामिल किया जाता है, क्यों शामिल किया जाता है, कैसे शामिल किया जाता है, क्या कारण है कि वो देश की राजनीति से चिपके हुए रहते हैं, क्यों वो हटते नहीं हैं, क्यों उनको संरक्षण प्राप्त रहता है, जो संरक्षण प्राप्त रहते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, क्यों सलूक किया जाना चाहिए। इन सब का प्रश्न हमें इस इलेक्शन में देना है। क्यों देना है, कैसे देना है, कुछ आपको भी सोचना होगा, लेकिन देना है ये बात तय है। क्योंकि इतने दिनों तक हमने जो झेला है ना, अब इच्छा नहीं है झेलने की। मन नहीं करता किसी के गलत में हाँ में हाँ मिलाने की। हम आज़ाद देश के निवासी हैं, स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, हम बोलेंगे जो हमें गलत लगेगा, और जो सही लगेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। हमें जो सही लगता है मैं कहूँगा, आपको जो सही लगता है आप कहिए, लेकिन देश में जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाइए। नहीं तो फिर गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, और राजा का लड़का वैसे ही राजा है और राजा बना ही रहेगा। उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होगा। राजा को अगर हराना है तो राजा की तरह सोचिए। जब तक राजा की तरह सोचेंगे नहीं, तब तक राजा को हराने की बात करना भी व्यर्थ है। आप बेशक राजा नहीं हो, ये बात सही है, लेकिन राजा बन सकते हो, इस बात की अहमियत पैदा कीजिए अपने मन में
क्योंकि जब तक आप राजा बनने की सोच नहीं रखते हो अपने मन में, तब तक आप राजा बन भी नहीं पाते हो। आप राजनेताओं से किसी भी तरह से कम नहीं, और आप अपने आप को भी एक राजनेता समझ के उनका आकलन कीजिए और तब देखिए कि वो आपसे किस तरह से कमज़ोर हैं। जितना आपको मालूम है, भारत की सामान्य जनता को मालूम है, उतना उन्हें नहीं मालूम। जितना आपके पास व्यावहारिक ज्ञान है, उतना उन्हें नहीं है, क्योंकि हमने अपने गांव के बुजुर्ग, गांव के बच्चे, गांव के युवा और नौजवान सारे लोगों के साथ समय बिताया है। उनके पास गांव में घुसने तक का समय नहीं है और वो गांव की राजनीति के बारे में नहीं जानते। जिस दिन उन्हें हमारी समस्याएं समझ में आएंगी, आज हमारे गांव गलियों की रोड का हाल देखिए, उन्हें नहीं पता। हमारे यहाँ प्राथमिक चिकित्सालय का हाल देखिए, उन्हें नहीं पता। सरकारी स्कूलों का हाल देखिए, उन्हें नहीं पता। थानों का हाल देखिए, उनको नहीं पता। बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था है, उनको नहीं पता, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, देश की अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की बात ही सोचना व्यर्थ है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, क्योंकि सीबीएसई की स्कूल की फीस गरीबों के बस की बात नहीं। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? वो दिन दूर नहीं है जब इन्हीं गलत लोगों के हाथों में देश की सत्ता जाएगी और हम सब भीख मांगते नजर आएंगे। जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के पीछे भागने से बेहतर है अच्छा नेता चुने जो पूरे क्षेत्र का विकास कर सके, गांव में खेलने की व्यवस्था दे सके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खड़ा रहे, चिकित्सालयों की व्यवस्था बढ़िया से हो जाए, स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया से हो जाए, लोग पढ़ने लगे, जिनका खेल में अच्छा खासा जो खेल में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उन्हें उचित स्थान मिले, वो आगे बढ़ सके। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, तब जाके हमारा गांव भी तो आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर भारत तो है, अब आत्मनिर्भर गांव की सोचनी होगी। आत्मनिर्भर गांव बनेगा तो पूरा विश्व आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी शक्ति है जिसका अनुमान भी लगाना किसी के बस की बात नहीं। मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में नेता हमारे आपकी भावनाओं को समझने वाला हो, हमारे आपके बीच का हो, हमारे आपके बीच आता भी रहे। ये नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद तो फिर मंत्री जी लापता हैं, विधायक जी लापता हैं, सांसद जी लापता हैं, 5 साल बाद दिखे। इस तरह से अगर हम नेता चुनेंगे तो देश कहाँ जाएगा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा क्षेत्र, मेरा गांव, मेरे गांव के लोग, मेरे गांव की युवा पीढ़ी और मेरे गांव के बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। ना उनके पास शिक्षा की कोई मूलभूत व्यवस्था होगी, ना चिकित्सा की। और यही 2 चीज़ें तो चाहिए। कोई आदमी क्यों आगे बढ़ना चाहेगा? क्यों आगे बढ़ना चाहेगा? उसको कुछ तो चाहिए। अगर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो प्राथमिक चीज़ें तो 2 ही हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जिससे आदमी आगे बढ़ेगा, और उन सीढ़ियों को ही खंडित कर दिया गया है। कोई कैसे बढ़ेगा आगे? स्कूलों में टीचर पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं। वो जिस तरह से पढ़ के आते हैं वो अब सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। पढ़ाना भी एक आर्ट है, लेकिन उन्हें नहीं पता ये सारी की सारी गंदगी केवल नेतागिरी और राजनीति की है। मैं नहीं चाहता हूं कि देश को बर्बादी की ओर ले जाया जाए, इसलिए नेता का चुनाव ज्ञानी व्यक्ति को दो, पढ़े लिखे को दो, साइंटिस्ट को दो, इंजीनियर को दो, डॉक्टर को दो, टीचर को दो, प्रोफेसर को दो। गुंडे, लुच्चे, लफंगों, बलात्कारियों और माफियाओं को मत दो, कभी मत दो भाई। देश की जितनी भी पार्टियां वो अपनी राजनीतियां सेकें, उससे मुझे समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे देश के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ना करे भाई।
भीख मांगेगी आज? जिसको आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मेरे देश के युवा, मेरे देश के युवा, वो 20 साल बाद भीख मांगेगा देश का युवा? आपको लगता नहीं है कि इस तरह की राजनीति करने से ये लोग कहां से कहां पे आ जाएंगे? क्या समझ के रखे हैं? आपको सत्ता मिली है, आने वाले लोग जिनको आप लोग टिकट दे रहे हैं वो लोग सत्ता पा जाएंगे, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि 545 लोगों को आप सदन में बैठा के पूरे देश की गरीबी खत्म कर सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। 142 करोड़ की जनसंख्या में आप सोचते हैं केवल 545 लोगों को सदन में बैठा के सारी गरीबी दूर कर लेंगे? संभव नहीं है। जमीन पे जब तक नहीं उतरेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। और कोई भी सांसद मैंने देखा है कि 5 साल या 3 साल के भीतर अगर चुनाव नहीं आते हैं तो वो सांसद जमीन पे नहीं उतरता है। आत्मनिर्भर भारत ये होगा। चुनाव की डेट आ चुकी है, 1-1.5 महीने में 44 दिन के भीतर इलेक्शंस होने हैं पूरे। इस 44 दिन के भीतर पता नहीं कितने नेता आएंगे, कितने नेता जाएंगे, और उसके बाद एक भी व्यक्ति नहीं दिखेगा। ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूं। उसके बाद हम लोगों की शर्ट से गंध आने लगती है ना, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों की मलिन बस्तियां हैं, हम लोगों के घर का पानी भी अछूत की तरह होता है। फिर दूर से इस तरह से किया जाता है, बस बस मेरे बस का नहीं है ना मेरे पास आना। इस तरह की राजनीति है देश में। और बीच बीच में कहीं किसी आदिवासी के घर जाके खाना खाएं। अरे सवर्ण गरीबों के घर भी खाना खा लीजिए, ओबीसी के घर भी खाना खा लीजिए, उनके घर खाना खाने में क्या समस्या है? सब SC ST को दिखाने में पड़े हैं, लेकिन केवल 44 दिन, उसके बाद कोई नहीं। और जिसके घर खाना खाया ना वो सबसे ज्यादा गरीब बना के जाएंगे उसको, ये गारंटी है मेरी, मैं बता रहा हूं। और मोदी की गारंटी से मेरी गारंटी कम नहीं है, देख लेना। केवल 44 दिन मजे ले लो। ये 44 दिन लोकतंत्र का उत्सव नहीं है, ये हम गरीबों का मजाक है। एक पाउच देके 1 किलो आटा और 27 लोग फोटो खिंचाएंगे, ये है लोकतंत्र का उत्सव। और लोकतंत्र के उत्सव के बाद कोई दिखने वाला नहीं है। अगर स्कूल की समस्या लेके सांसद जी के पास चले गए ना, सांसद जी से मिलने के लिए पैर दर्द करते हैं और 3 घंटे लगते हैं। आपको लगता है देश आत्मनिर्भर होगा? विधायक जी जीतने के बाद आज तक मुंह नहीं दिखाए। ये मेरे क्षेत्र की घटना है, मैं बता रहा हूं। आदर्श MLA की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे यहाँ की बात है। अब वो अपने निज निवास स्थान को भी छोड़ चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके घर जाना चाहे उनसे मिलने के लिए अपनी समस्या को लेकर, तो उनके पास वो भी मौका नहीं है कि वो उनके घर पे मिल सकता है। उनका स्थान भी दूसरा हो चुका है। अरे धन्य हो प्रभु, इस तरह के लोगों को हमने MLA बनाया है, ये हमने MLA बनाया है। क्या बात है। समस्या है इस बात की, लोगों को भी समझना होगा। अच्छे लोगों को टिकट दीजिएगा सर, जिन लोगों को भी देना होगा। इस तरह के लोगों का मत दे दीजिए कि लोग गालियां देते फिरे। हम लोगों की शर्ट से गंध आती है ना, हम लोगों की घर से गंध आती है। मलिच्छता तो हम लोगों के पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। आप लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, आप लोगों के घर का कुत्ता तक हम लोगों के गांव और घर में नहीं आएगा। लेकिन ये चुनाव है जो पकड़ के लेके चला आता है। कम से कम इसका मजाक तो मत बनाइए किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देके कि जो जीतने के बाद ना हमें लोगों को आंखें दिखाता फिरे, जो हमारे क्षेत्र में न आए तो हम उससे बात भी ना कर सकें। इतनी बड़ी गुंडागर्दी ना बनवाइएगा। अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, अच्छे लोगों को चुनाव लड़वाइए, जिनसे हम अपनी समस्याएं कर सकें, जो हमारे बीच के हों। हम नेता तो उस तरह का चाहते हैं कि वो हमारा मुंह देखे और समझ जाए कि इसे कुछ समस्या है। वो केवल पूछ ले कि बस बेटा तुम्हें किस चीज़ की समस्या है। इस तरह का नहीं कि हम बताते भी रहे और वो बोले क्या देख लो इसका क्या, अरे तुम्हारा नहीं होगा चलो। इस तरह का नेता नहीं चाहिए मुझे, और मुझे ही क्या किसी को नहीं चाहिए। हर व्यक्ति सोचता है कि
नेता हमारा इस तरह का हो कि हमें कहने की ज़रूरत ना पड़े, वो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं को पढ़े। क्या हमें इस तरह का नेता नहीं मिल सकता? क्या हमारा मानसिक कम्युनिकेशन इतना टूट चुका है कि हम उन्हें फील नहीं कर पाते हैं? देश अमीर हो रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है, निर्धन होता जा रहा है, असहाय होता जा रहा है। इस बात का ख्याल आपको भी रखना होगा। हमने आपको मजबूत बनाया है, आप हमारी भी मजबूती का कारण बनिए, हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मत बनिए। चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों का स्वागत है हमारे भी क्षेत्र में, लेकिन कृपया संविधान की प्रस्तावना और हमारे मूल अधिकारों का हमेशा ख्याल रखिएगा। और याद रहे कि अगर मेरे क्षेत्र से आप निकले और गुजरे तो हो सकता है कि मैं पूछ लूँ आपसे कि प्रस्तावना क्या है, क्या लिखा है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों के बारे में पूछ लूँ। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 21 तो मैं पूछ लूँगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। क्योंकि 19 जो है ना, वो आपका भी अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है। और 21, क्या बात है, सोने में सुहागा है 21, बड़ी शुभ गिनती है। तो नेताजी साक्षात प्रणाम आपको। देश के बारे में कुछ जानते रहिए, तब आइए, कहीं पे भी आइए। अगर कुछ नहीं मालूम है तो दूर से ही राजनीति को प्रणाम करिएगा सर। धन्यवाद।